नमस्कार दोस्तों, कल हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान क्या था, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान 2 वर्ड से बना हुआ है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, जिसमें से हमने मनोविज्ञान के बारे में क्या कल डिटेल में पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आज हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो देखो, पहले शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संस्कृत भाषा का सिक धातु से बना हुआ है। शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है जो सिक धातु से बना है। किससे बना है? सिक धातु से, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जिसका अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। शिक्षा हमारा संस्कृत भाषा की सिक धातु से बना है, जिसका अर्थ है सिखाना और सीखना। ठीक है। इसके बाद देखो, शिक्षा क्या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन कहाँ से आया? एजुकेशन, एजुकेटम, लैटिन भाषा के एजुकेटम वर्ड से बना है, जिसका हम यदि आगे डिवाइड करें, एजुकेटम 2 वर्ड से, जैसे ई प्लस ड्यूको से बना है। किससे? ई प्लस ड्यूको। तो यहाँ पे ई का मतलब क्या है? अंदर से। क्या हुआ? अंदर से। ड्यूको का मीनिंग होता है आगे बढ़ना या फिर विकसित करना। क्या होता है? विकसित करना। देखो, एजुकेशन क्या बोला हमने? एजुकेशन एजुकेटम से बना है। ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से एजुकेशन बनाया गया। एजुकेटम क्या है? ई प्लस ड्यूको। ई का मीनिंग क्या होता है? अंदर से। ठीक है। ड्यूको का मीनिंग आगे बढ़ना और विकसित करना। तो यहाँ से देखो कि एजुकेशन किससे बना था? एजुकेटम से बना था। और एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ फिर क्या हुआ? यहाँ से अंदर से आगे बढ़ना, मीनिंग अंदर से विकसित होना या विकसित करना। तो एजुकेशन का हमारे पास शाब्दिक अर्थ अब क्या हो गया? अंदर से आगे बढ़ना या विकसित करना। ठीक है। ये हुआ एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। अब देखो, यहीं से हम कहते हैं कि लैटिन भाषा के 2 वर्ड और थे। लैटिन भाषा के हमारे पास क्या थे? 2 वर्ड्स, एजुकेयर। कौन सा? एजुकेयर और एजुसियर। क्या बोलते हैं? एजुसियर। ये भी क्या है? एजुकेशन के मूल रूप में स्वीकार किए गए, मतलब एजुकेशन शब्द के मूल रूप में भी ये स्वीकार किए गए थे। लैटिन भाषा के कौन से शब्द? एजुकेयर और एजुशियर। इनका मीनिंग भी क्या होता है? आगे बढ़ना, टू ब्रिंग अप, मीनिंग आगे बढ़ना। क्या है? टू ब्रिंग अप। बाहर निकालना, टू लीड आउट, मीनिंग बाहर निकालना, टू लीड आउट मीनिंग बढ़ना आगे की तरफ। एक फिर इसका मीनिंग यह कह सकते हैं, विकसित करना, टू राइज करना, आगे बढ़ना, बाहर निकालना, विकसित करना। ये भी किसके मीनिंग है? एजुकेयर या एजुशियर, मीनिंग एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया गया था इनके वर्ड्स के रूप में भी। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हुआ? देखो, मेन एजुकेशन को हम क्या कह रहे हैं? अंदर से आगे बढ़ना, या कह रहे हैं ब्रिंग अप करना, बाहर निकालना, विकसित करना। तो हमारी साइकोलॉजी की भाषा में तो इसमें क्या हुआ? शिक्षा क्या हुई? शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को, मीनिंग अंदर की योग्यताओं को बाहर निकाल कर क्या करेगी? बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है, या क्या करती है? परिमार्जन, सुधार करती है। ठीक है। यहाँ क्या आएगा? सुधार करती है। तो ये क्या हुआ कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वो जो बालक की या किसी व्यक्ति की अंतर्निहित जो अंदर की योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दे या व्यवहार को सुधार दे, वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है हमारी। देखो, अब शिक्षा के भी अलग अलग, जैसे शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा कि शिक्षा है ना वो सिर्फ 2 के बीच होती है। वो किसने कहा? एडम्स ने कहा। जैसे कोई शिक्षा देनी है तो वो क्या होगा? एक तो शिक्षक जो सिखा रहा है, एक कौन होना चाहिए? शिक्षार्थी जो सीख रहा है। शिक्षा क्या? द्विमुखी प्रक्रिया। ये किसने कहा? एडम्स ने कहा। उसने कहा कि शिक्षा के लिए सिर्फ 2 चाहिए, एक तो सीखने वाला और एक सिखाने वाला, मीनिंग एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। पर बाद में जैसे शिक्षा
को क्या बोल दिया गया कि एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और ये किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा। किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा कैसी? त्रिमुखी, मीनिंग तीन मुख्य प्रक्रिया है। इसके अंदर शिक्षक भी हो, मीनिंग जो सिखाने वाला हो, एक क्या होना चाहिए? सामाजिक वातावरण हो या पाठ्यक्रम हो कि हमें क्या सीखना है, या कह सकते हैं कि कैसा उसको वातावरण मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षार्थी सीखेगा। मीनिंग इन तीनों की आपस में जो अंत क्रियाएं होंगी वो ही क्या है? शिक्षा है। तो देखो यहाँ शिक्षा क्या थी? द्विमुखी प्रक्रिया। किसने कहा? एडम्स ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि शिक्षा के लिए सिर्फ दो चाहिए, एक तो सीखने वाला और एक सिखाने वाला। जॉन डेवी ने कहा कि सीखने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत है। किन किन की? एक शिक्षक जो सिखा रहा है, एक कौन सा? शिक्षार्थी। एक हमें चाहिए कि किस वातावरण में या क्या सीख रहा है उस चीज़ को, सामाजिक वातावरण क्या है या पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो वो क्या हुई? शिक्षा। मैंने इन तीनों की अंत क्रिया कैसी है? शिक्षा कहलाएगी। देखो आगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या था? हमारे दो शब्दों से बना था, शिक्षा और मनोविज्ञान से। शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया। वैसे शिक्षा क्या हुई? शिक्षा क्या है? व्यवहार का परामर्शन, या फिर कह सकते हो व्यवहार में जो सुधार है वो क्या है? शिक्षा है। परामर्शन मीनिंग सुधार, ठीक है। अब देखो मनोविज्ञान, हमने कल पीछे की वीडियो में क्या पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है हमारे पास? व्यवहार का अध्ययन। हमने लास्ट 20वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को क्या कहा था? व्यवहार का विज्ञान क्या था हमारे पास? मनोविज्ञान था। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना? शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन या परिभाषा क्या बनी यहाँ से? शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परामर्शन, मीनिंग व्यवहार के सुधार के लिए व्यवहार का अध्ययन। किसके लिए? व्यवहार के सुधार के लिए व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। B.F. स्किनर ने, जो हमारे B.F. स्किनर थे, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे माना? अरस्तु से माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने, कहाँ से हुई है? अरस्तु से हुई है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? यदि क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वहाँ लिखेंगे थॉर्नडाइक, जिसको हम क्या बोलते हैं? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। मीनिंग शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने वाले कौन थे? हमारे S.R. थॉर्नडाइक, ठीक है। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ? जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान था उसकी उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी पूर्व हुई। और 1920 में, जो 1920 में ये मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में आया, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में आया। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो यहाँ से देखो शिक्षा मनोविज्ञान के यदि पूछा जाता है कि B.F. स्किनर के अनुसार हमारा मनोविज्ञान का प्रारंभ करने वाले कौन थे? अरस्तु थे। पर यदि आता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वो हमारे कौन है? थॉर्नडाइक। मीनिंग शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसी को कहा जाता है? S.R. थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। देखो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? माना गया कि 1900 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुई है। मीनिंग बाद में क्या हुआ? 1920 ईस्वी में मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में आया। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या था? शिक्षा के अंदर बाल केंद्र। मीनिंग शिक्षा में बाल केंद्र को बढ़ावा दिया किसने? शिक्षा मनोविज्ञान ने। शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, उसी के अनुसार इसकी परिभाषाएं हैं। देखो सबसे पहले क्रो एवं करो, इसके अनुसार क्या है? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो सीखने के अनुभवों का वर्णन या उल्लेख करे वो ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। कहता है कि व्यक्ति जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखते हैं, उसके अनुभव होते हैं, उनका वर्णन हो वो ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। ट्रिक से याद रख सकते हैं हम कि एक ट्रिक लगा सकते हैं अपने आप से। देखो करो एवं करो, करो करता क्या है? गाँव ना, व्यक्ति भी क्या करते हैं? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बोलते रहते हैं। तो ये क्या हुई? हम यहाँ से याद करने के लिए अपने रिलेट कर सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था
क्या करता है, काव काव मीनिंग क्रो करता है, जैसे काव काव उसी तरह करते रहते हैं। तो यहाँ से ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टीफन। स्टीफन ने क्या कहा, स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। मीनिंग क्रम से कंटिन्यू जो हम अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा विकास में, ठीक है, शिक्षा का जो विकास हो रहा है उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो यहाँ से इसको याद करना, स्टीफन मीनिंग टिफन, टिफन खाएंगे मीनिंग टिफन की जो रोटियां हैं, भोजन है जो हम खाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध कोई काम कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा, देखो, वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान। किसके भी, वातावरण के संपर्क में आते हैं, उससे होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान। मीनिंग जब वो वातावरण के साथ क्या करता है, जुड़ता है, तो उसके साथ व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान जो होगा, उसके बारे में जो जानेंगे वो क्या होगा, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होगा। इसको याद कैसे करना है, वातावरण मीनिंग हम वातावरण से कब जुड़ जाते हैं, जन्म के साथ, मीनिंग बर्थ से ही, वुड बर्थ ना, बर्थ से याद रखना, या फिर ऐसे कि वैसे वुडवर्थ वैसे शुरू होता है वातावरण। ठीक है, वातावरण और वुडवर्थ। ठीक है, मीनिंग वातावरण से कब जुड़ते हैं, बर्थ के टाइम से ही हम जुड़ जाते हैं। इसके बाद कोलसैनिक ने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। कोलसैनिक ने क्या कहा, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग किया जाता है वो ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इसको याद कैसे करना है, जैसे कोई सिद्धांत या परिणाम हम क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं या हमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉल करते हैं ना, पूछते हैं आजकल, वो क्या है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कोलसैनिक मीनिंग किसी चीज़ में, जैसे सिद्धांत, फैक्ट, परिणाम किसी चीज़ का हमें नहीं मिल रहा तो हम एक दूसरे से क्या करें, कॉल पे पूछ सकते हैं ना, तो ये क्या हुआ, कोलसैनिक। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, हमने पढ़ा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं हम, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ मीनिंग स्टडी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीनिंग शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, या कह सकते हैं कि स्टडी मेथड्स ऑफ, क्या करना है, क्या पढ़ना है, हमें मेथड्स पढ़ने हैं कि किन विधियों से एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। तो वो कौन कौन सी है, देखो, पहली है निरीक्षण विधि। इसको 3 तरह की विधियां हैं, जैसे एक होता है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण विधियां, दूसरी कौन सी विधियां हैं, प्रयोगात्मक विधियां, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन सी, मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड कौन सी है, विवरणात्मक विधियां, मेथड ऑफ द एक्सपोजिशंस मेथड। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या थी कि शिक्षण मनोविज्ञान को जो विधियां हैं बढ़ाने की वो कौन कौन सी है, मेथड्स कौन कौन से हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, वो कौन कौन से हैं, निरीक्षण विधियां मीनिंग मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, शिक्षण निरीक्षण विधियां। फिर क्या आता है, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ एक्सपोजिशंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि निरीक्षण विधि, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके भी आगे हमारे पास 2 टाइप है, कौन से, अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोसेप्शंस मेथड, कौन सा है, अंतर्दर्शन विधि मीनिंग इंट्रोसेप्शंस मेथड, बहिर्दर्शन मीनिंग एक्सट्रोसेप्शंस मेथड। ये क्या हुआ, बहिर्दर्शन विधि। ये किसकी टाइप्स हो गई, हमारी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन 2 तरह का है, देखो, इंट्रो और एक्सट्रो, उसी पे नाम है अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि। ठीक है। प्रयोगात्मक विधि, फिर उसके बाद है विवरणात्मक विधि है ना, उसके अंदर भी कई तरह की टाइप्स है हमारे पास। देखो, मेथड ऑफ एक्सपोजिशन किस क्या क्या है उसकी विधियाँ आगे, एक होती है जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। उसके बाद है विकासात्मक विधि, कौन सी है, विकासात्मक। फिर हमारे पास कौन सी है, तुलनात्मक विधि। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषण विधि, और कौन सी आती है इसके अंदर, नैदानिक विधि, निदान करना किसी चीज़ का। फिर आता है सर्वेक्षण विधि या संक्षेप विधि। ठीक है। और उसके बाद आती है साक्षात्कार विधि, मतलब इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू। उसके बाद आता है व्यक्ति अध्ययन
क्या आता है, व्यक्ति अध्ययन विधि, और उसके बाद है हमारे पास क्रम निर्धारण विधि। इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन जो हमारा मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करते हैं कि अंतर्दर्शन विधि क्या है, बहिर्दर्शन विधि क्या है। हम पढ़ रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड या निरीक्षण विधि। क्या पढ़ते हैं, निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये किसने दिया था, होर्टसन ने। किसने दिया था, होर्टसन। निरीक्षण विधियाँ, ऑब्जर्वेशन मेथड किसने दिया, होर्टसन ने। देखो निरीक्षण विधियाँ आगे हमने 2 टाइप पढ़े थे, कौन से थे, अंतर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि। मीनिंग इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रो मीनिंग अंदर का, मीनिंग स्वयं के बारे में जानना। क्या होता है, स्वयं के बारे में जानना। इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, स्वयं के बारे में जानना होता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या आकांक्षाएं हैं इत्यादि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अंतर्दर्शन मीनिंग खुद के बारे में। ठीक है, इस विधि के अलग अलग नाम थे, इसी को क्या बोला जाता है, आत्म निरीक्षण विधि। क्या बोलते हैं, आत्म निरीक्षण विधि, आत्मनिष्ठ विधि, या फिर कह सकते हैं सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि। ये ध्यान रखना कि सबसे प्राचीन विधि पूछे तो वो कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि। अब देखो इसका एक नाम और था, स्वनिरीक्षण विधि। स्वनिरीक्षण मीनिंग खुद के बारे में निरीक्षण करना। ये किसने नाम दिया, स्वनिरीक्षण विधि किसने दिया था, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या कहा कि अंतर्दर्शन विधि ही क्या है, स्वनिरीक्षण विधि है। इसके हमारे जनक कह सकते हो कि अंतर्दर्शन विधि किसने दी या किसने प्रतिपादन किया, इसका किसने किया, विलियम वुंड ने किया, जो कहाँ से थे, हमारे जर्मनी से। और इसके शिष्य कौन थे, टिचनर। ये इसके से होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादन किसने किया, विलियम वुंड ने किया, और उनके साथ कौन थे, उनके शिष्य टिचनर। ठीक है, इसके बाद देखो चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन के द्वारा किया जाता है। मीनिंग चेतन अनुभूतियां होती है, उनका अध्ययन किस विधि से होता है, अंतर्दर्शन के द्वारा होता है। देखो चेतन अनुभूतियों के अंदर हमारे पास 3 तत्व होते हैं, संवेदना, एक क्या होता है, भाव मीनिंग फीलिंग, प्रतिमा मीनिंग इमेज। हम किसी चीज के बारे में क्या संवेदना है, फिर उसके प्रति कैसा हमारा भाव आता है, फिर उसकी कैसी इमेज बनती है, प्रतिमा। ये सब किसके द्वारा होता है, अंतर्दर्शन के द्वारा होता है। अब देखो अंतर्दर्शन पहले ही हमने पढ़ लिया कि अंतर्दर्शन क्या होता है, अपने अंदर देखना, मीनिंग अपने आप को जानना, मैं क्या हूँ, मेरी आकांक्षाएं क्या है, ये सब। अब आता है कि देखो अंतर्दर्शन क्या है, खुद के बारे में जानना। ये कौन सी विधि हुई, अवैज्ञानिक विधि। इसके अंदर कोई फैक्ट नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, मीनिंग हमें कोई कंक्लूजन या कोई चीज़ का हमें बारे में श्योरिटी नहीं है। अवैज्ञानिक विधि है ना, हम खुद के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी जानना, हम अपनी बुराई अच्छाई नहीं जान सकते अपने आप। तो ये क्या हुई, अवैज्ञानिक, हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं। अब देखो शिशुओं, बालकों, असामान्य व्यक्तियों और पशुओं के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने आप का निरीक्षण नहीं कर सकते। कई बालक है या असामान्य व्यक्ति है, वो भी क्या है, आत्म निरीक्षण विधि का उपयोग नहीं कर सकते अपने बारे में। पशुओं के द्वारा भी यह संभव नहीं है। ये क्या हुई, इसकी कमियां, किसकी, अंतर्दर्शन विधि। इसके दोष क्या है, मेन याद रखना कि ये अवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि नहीं है। कौन सी, हमारी अंतर्दर्शन विधि मीनिंग इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके बाद इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होगी। वो क्या है कि देखो खुद के बारे में जानना एक सरल है, सुलभ है, कम खर्चीला है, इसमें कोई खर्च नहीं आएगा हमें अपने बारे में जानने के लिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, ये सब। तो ये क्या हुआ, खर्चीली विधि नहीं है। इसके अंदर किसी लैब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लैब का कार्य कौन करेगा, प्रयोगशाला का काम कौन करेगा, हमारा माइंड या मस्तिष्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए किसी अन्य कोई लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इसकी हमारे पास इसकी आ जाती है कि विशेषताएं पूछे तो क्या आएगा, सरल है, सुलभ है, खर्चीली कम है, कोई लैब की ज़रूरत नहीं है किसी। तो यहाँ पे यदि पूछा जाए कि अंतर्दर्शन विधि के अंदर लैब का काम कौन करता है, हमारा माइंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं बहिर्दर्शन विधि या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड।
वही दर्शन मीनिंग बाहर से किसी और के बारे में जानना, ठीक है। पर अवलोकन क्या हुआ, पर अवलोकन या पर निरीक्षण विधि ही क्या है, बही दर्शन विधि के नाम है दूसरे। ये किसने दी, इसके जनक कौन है हमारे पास, जे.बी. वाटसन। कौन है, जे.बी. वाटसन, जिन्हें हम व्यवहारवाद का जनक या पिता भी कहते हैं। कौन है, जे.बी. वाटसन। इसमें क्या होता है देखो, दूसरे व्यक्ति के, किसके, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, उसकी प्रतिक्रियाओं आदि को जानना ही क्या कहलाता है, मतलब बही दर्शन विधि के द्वारा जाना जाता है। इसकी विशेषताएं भी होगी कुछ, देखो ये क्या एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी वैज्ञानिक विधि है, एक साथ कई व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अंदर बालकों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसमें बालक का अध्ययन हम कर सकते हैं, ग्रुप में बिठाकर अलग कर हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से कर रहे हैं दूसरे को, उसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या क्या उसने किया क्या नहीं किया। ये सब क्या है हमारे पास, उसके फैक्ट भी आ रहे थे, मीनिंग ये वैज्ञानिक भी हुई। इसके अंदर दोष भी है, दोष हो सकता है कि पक्षपात का प्रभाव। पक्षपात का मीनिंग हम किसी को, हमारे माइंड में उसकी इमेज कैसे बनी हुई है, पहले हम उसका अच्छा बुरा किस तरह से समझ रहे हैं, वो क्या हुआ, वहाँ पक्षपात हो सकता है। हम किसी के लिए अच्छाई बता सकते हैं, हो सकता है उसकी बुराई बता सकते हैं, तो ये क्या हुआ, पक्षपात का। एक ही व्यवहार से अनेक मानसिक दिशाओं का प्रतीत होना। कई बार ये होता है कि कोई व्यवहार किस तरह का कर रहे हैं पर उसके मीनिंग एक से ज़्यादा निकल जाते हैं, ठीक है। मीनिंग वहाँ मानसिक दशाओं क्या होगी, अनेक हो गई, व्यवहार एक से अनेक। हर बंदा क्या सोचेगा, उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो किस चीज़ के लिए क्या सोच रहा है, ठीक है। हमें इनके यदि जैसे याद रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि प्रतिपादन कौन है अंतरदर्शन विधि के, तो इसके लिए देखो कौन है, टीचर विलियम वुंड। तो यहाँ से हम ये लगा सकते हैं कि टीचर है वो हमेशा क्या है, बूट पहन के आएगा ना, बूट पहन के आएगा। तो यदि टीचर का बूट सिर पे पड़ेगा तो हमें क्या हो जाएगा, खुद का दर्शन हो जाएगा, अंतरदर्शन विलियम, ठीक है। यहाँ से रखना, बूट टीचर क्या करता है, पहन के आता है, यदि सिर में लग गया तो क्या हो जाता है, खुद के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, इसको याद करने के लिए जे.बी. वाटसन इसके क्या है, हमारे जनक है ना। तो यहाँ से क्या है कि जब कोई हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, बल्ब वाट, तो वो यदि क्या उसको जला दिया जाए तो वो क्या कर देता है, हमें बाहर के दर्शन करा देता है, मीनिंग लाइट हो जाती है जिससे हमें बाहर की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, वही, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं प्रयोगात्मक विधि और मीनिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। प्रयोगात्मक विधि एकल चर नियम पर मीनिंग लॉज ऑफ सिंगल वेरिएबल आधारित है। किस पे आधारित है, ये एकल चर नियम पे आधारित है। जो किसने दिया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। किसने दिया था, एकल चर नियम जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। इसकी एक बुक थी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। क्या थी, मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, जो कब लिखी थी इसने, 1872 में, जिसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड मीनिंग प्रयोगात्मक विधि का विवरण मिला था। किस चीज़ का विवरण मिला था, प्रयोगात्मक विधि के बारे में मिला था। किस में मिला था, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के अंदर। ये बुक थी किसकी, जॉन स्टुअर्ट मिल की, और जो किस पे नियम पर आधारित है, एकल चर नियम पर आधारित थी। अब देखो हमारे जो ये प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसके प्रतिपादक कौन है या जनक कौन है, हमारे विलियम वुंड, जो कहाँ से हैं, हमारे जर्मनी से। ये ही क्या है, विलियम वुंड को ही मनोविज्ञान क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोगशाला ओपन करने वाले थे। मीनिंग सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला लाने वाले कौन है, विलियम वुंड। इन्होंने कब ओपन की, 1879 के अंदर। कहाँ पे, जर्मनी के एक स्थान पे, कौन सा स्थान है वो, लिपिजिंग स्थान पर इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। अब देखो, अब हमारी जो एक्सपेरिमेंटल विधि है उसको ये है क्या, देखो, नियंत्रित निरीक्षण विधि। मीनिंग इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है किसी चीज़ पे। हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं, जो भी है वो प्रयोग करता होगा, जो कर रहा है, जो जिसको जानना चाह रहा है, वो क्या करेगा, अपने अनुसार परिस्थिति बनाएगा, उसके अंदर उसका व्यवहार का अध्ययन करेगा। देखो, नियंत्रित निरीक्षण विधि, ठीक है,
कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड विधि हो गई, ये मेथड हो गया। इस विधि में क्या होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है ना, स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की गई, जो वो क्या करेगा, स्वयं निर्धारित करेगा परिस्थितियों को और वातावरण को, और उसमें क्या करेगा, जिस व्यक्ति के बारे में हमें व्यवहार का अध्ययन करना है उसको। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि प्रयोगात्मक विधि क्या है, जिसके अंदर हम प्रयोगकर्ता स्वयं अपने अनुसार क्या करेगा, निर्धारित करेगा वातावरण को या परिस्थिति को, उसके अंदर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब यहाँ से ये क्या एक वैज्ञानिक विधि है, फैक्ट मिलते हैं इसके अंदर हमें। ठीक है, दूसरा निष्कर्षों की जांच की जा सकती है कि जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको दोबारा किया जा सकता है, रिपीटेटिव है ये। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ कमियां होंगी, दोष होंगे। वो दोष क्या है कि ये संतर्क विधि नहीं है। इसके अंदर देखो कंट्रोल किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, चीज़ों को फ्री नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक संतर्क विधि नहीं है। ठीक है, पशुओं दोष दूसरा और क्या है इसके बारे में देखो, पशुओं पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणाम सदैव ही मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। ये विधि हम मनुष्य, पशु आदि पर अप्लाई करते हैं, पर जरूरी तो नहीं है ना कि पशुओं पर जो प्रयोग कर रहे हैं, क्या पता उसका रिजल्ट मानव पे वैसा ना हो, मनुष्यों पर ना आए। तो ये क्या इसकी कमी है। यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि हमने मनोविज्ञान क्षेत्र में सबसे पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी, विलियम वुंड ने। और कहाँ खोली, 1879 जर्मनी के अंदर लीपिजिंग स्थान पर खोली थी। ठीक है, पे हमने ये पढ़ा कि जो सबसे पहले हमारे मनोविज्ञान क्षेत्र में प्रयोगशाला कौन ले गया था, विलियम वुंड। अब यदि आता है कि भारत के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया, तो वो भारत के अंदर यदि पूछते हैं सबसे पहले तो वो कौन थे, हमारे एन सेन थे। ठीक है, एन सेन थे। और ये कब किया उन्होंने, एन सेन गुप्ता, कौन थे हमारे एन सेन गुप्ता, और कब, 1916 के अंदर। और कहाँ हुआ, कोलकाता के अंदर। ठीक है, थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।